All of you give heading ionic equilibrium. Right, first point. Ionic equilibrium deals with equilibrium of any substance. Ionic equilibrium deals with equilibrium of any substance with its ions in solution. With its ions in solution. ठीक है. After that you write electrolytic conductors. Electrolytic conductors. Right, these conductors show conductivity. These conductors show conductivity due to movement of free ions. Due to movement of free ions. In fused state, due to movement of free ions in fused state, comma molten state or aqueous state. In fused state, comma molten state or aqueous state. Okay. After that you write they are of two types. They are of two types. Bit 1, strong electrolyte. So first you write strong electrolyte, right? These ionic conductors get completely ionized. These ionic conductors get completely ionized in aqueous solution. Bracket में लिखो alpha equals to 1. Alpha you all of you know in chemical equilibrium I have said degree of dissociation 1 होगा क्योंकि 100% आयोनाइज हो जाएगा. Clear? हाँ. In aqueous solution, completely ionized in aqueous solution. In bracket you can write alpha equals to 1. Okay. Next you write examples लिखो. Strong acid. ये examples बहुत important है, इसको ध्यान में रखना है. Write H2SO4, HCl, HNO3, HClO4. देखो HClO4 को बहुत जन वीक सोचते हो, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन स्ट्रॉन्गर देन HCl. ठीक है, वही सब ध्यान रखना है. ऑर्गेनो ऑक्सी एसिड्स कुछ है जो याद रखना है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक. क्लियर? राइट, HClO4. नेक्स्ट H2SO5, HBr, HI, HBrO4, फिर HiO4 आयोडिक एसिड, फिर RSO3H. समझ गया ना? ऑर्गेनिक सल्फरस एसिड कॉम्बाइंड जो होता है. ठीक. नेक्स्ट रेट स्ट्रॉन्ग बेस में KOH, NaOH, BaOH2, CSOH, cesium hydroxide, RbOH. पॉज फॉर सेकंड. कहाँ तक था? RbOH. देखो ये याद रखना इसलिए जरूरी है, सोचो एग्जाम में तुम्हें दे देगा 5 मोल्स ऑफ सीजियम हाइड्रोक्साइड. ब्राइटनेस कम. 5 मोल्स ऑफ सीजियम हाइड्रोक्साइड इज डिसोसिएटिव. अगर तुम्हें पता नहीं होगा स्ट्रॉन्ग है तो तुम क्या करोगे? 5 - अल्फा, 5 - 5 अल्फा वैसे करके करोगे, बट वहाँ जरूरत नहीं है. वहाँ पे पूरा 5 - 5 करना है और यहाँ प्रोडक्ट उस हिसाब से फॉर्म करना है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग. 100% आयोनाइज होगा ही होगा. समझ रहे हो ना? दैट्स व्हाई एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है. HClO4 डिसोसिएट हो रहा है तो क्या क्या फॉर्म करेगा? वो 100% आयोनाइज होगा. क्लियर? नेक्स्ट ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसी में आएगा. ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सॉल्युबल है मतलब 100% आयोनाइज हो रहा है, तभी तो सॉल्युबल है ना. क्लियर? ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स में अंडरस्टैंड
सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम का सब कुछ सॉल्युबल होता है। ऑल ऑफ रेड इन क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट स्पेशली माइट में नहीं। सोडियम, पोटेशियम और एमोनियम का सब कुछ सॉल्युबल होता है, क्लियर। और बाकी मेटल्स का क्या सॉल्युबल होता है? हाइड्रोक्साइड्स नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। क्या सॉल्युबल होता है? बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। तो ये सब ध्यान में रखना है बाकी एलिमेंट्स का, जैसे कि बट उसमें भी एक्सेप्शन है कुछ कुछ, जैसे लेड क्लोराइड ये सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। AgCl सॉल्युबल नहीं है। 3-4 एक्सेप्शन है, बाकी क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, बाइसल्फेट्स आर सॉल्युबल, क्लियर। नाइट्रेट्स भी हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट रेट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Right, these ionic conductors are partially ionized in aqueous solution. ब्रैकेट में लिखोगे अल्फा लेस देन 1 आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन aqueous solution. ब्रैकेट में राइट अल्फा लेस देन 1। एग्जाम्पल में पहले वीक एसिड, in weak acid you write HCN, hydrogen cyanide, HCN. After that comma CH3COOH, CH3COOH, comma HCOOH, comma H2CO3, H3PO3 and H3PO2. वीक बेस में यू राइट NH4OH, NH4OH, कॉमा COOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड्स। देखो मैंने बोला था ना हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के छोड़ के बाकी सब इनसॉल्युबल होता है, तो इसमें आएगा। फिर ZnOH2, FeOH2, AlOH3, ओके। written next you write लिखो strength of acid or base, strength of acid or base, strength of acid or base, right? Strength of acids or bases depends on its strength of acids and bases depends on its extent of ionization, depends on its extent of ionization. Full stop, right? Ka और Kb, K सबस्क्रिप्ट में A और Kb are quantitative measure of strength of acid or base, are quantitative measure of strength of acid or base, okay? जैसे कोई भी एसिड है, एसिड को हम लोग क्या लेते हैं? HA, ठीक। इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म व्हाट? H प्लस A माइनस, जैसे HCl होता है कि नहीं, तो H प्लस A माइनस है, तो इसके केस के लिए हम लोग निकालते हैं Ka। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट में कौन? H प्लस A माइनस बाई HA, समझ गए? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर यहीं पे बेस का बात होगा तो बेस में क्या लेंगे? BOH, तो इट विल फॉर्म व्हाट? B प्लस OH माइनस, तो Kb क्या हो जाएगा? B प्लस OH माइनस बाई BOH, दिस इज Ka एंड दिस इज Kb। मतलब हायर द वैल्यू ऑफ Ka and Kb, stronger is what? Is the acid or base? समझ गए? क्लियर? इसका वैल्यू जितना ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अच्छा आयोनाइज होगा। समझ भी लो ना, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा? प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट न्यूमरेटर में है ना, ये बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। समझ गए? हायर वैल्यू ऑफ K सजेस्ट्स 100% आयोनाइजेशन, जितना ज्यादा उतना बढ़िया आयोनाइजेशन।
क्लियर? फटाफट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग Bronsted-Lowry concept, BRONSTED. Here we'll study three concept. Okay, Bronsted-Lowry, Arrhenius, और भी एक है but Lewis acid and base. तो हर चीज का अलग डेफिनेशन है एंड यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर इट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. इसी के ऊपर एंट्रेंस क्वेश्चन बहुत बार आता है. Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. वहां पे सारे ट्रू लग रहे हो क्योंकि Bronsted-Lowry ने तो एक बोला था, लेवाइस ने एक बोला था, आर्हेनियस ने एक बोला था. तुम्हें सारे ट्रू लग रहे होंगे बट तुम्हें फिगर आउट करना है कि ब्रॉन्स्टेड का कौन सा सही. तो वही याद नहीं रहता है, छोड़ के आ जाता है. और एसिड और बेस के बारे में इजी चीज होता है, एक्सेप्ट और डोनर के बारे में ही होता है एंड यू कैन नॉट रिमेंबर. ठीक है, तो राइट, Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लिखो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट. इसको Bronsted-Lowry बोल सकते हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, स्लैश प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो. प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, रिमेंबर ऑल थ्री मीन्स द सेम. कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट और स्लैश प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट. तो इसमें लिखो एसिड को क्या बोलते हैं. एसिड आर सब्सटेंसेस which donate H plus. Acid are substances which donate H plus. And bases are substances which accept H plus. नीचे में लिखो bases are substances which accept H plus. अभी देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ क्लियर बोल दिया जो H plus देगा वो एसिड है, जो H plus एक्सेप्ट करेगा वो बेस है. दुनिया में क्या एसिडिक चीज और नहीं है, बेसिक चीज और नहीं है. अल्कालाइन KMnO4 बेसिक है बट वहां पे कहां पे H प्लस एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी है. मतलब कहने का क्या मतलब था, व्हेन ही डिस्कवर्ड ही थॉट एसिड्स खाली H प्लस देते हैं और बेसेस H प्लस एक्सेप्ट करते हैं. बट ऐसा खाली नहीं था एसिड बेस में, ऐसे भी बहुत सारे चीज थे जो एसिडिक थे बट H प्लस नहीं देता था. आर यू गेटिंग मी? H प्लस इज एग्जैक्टली व्हाट, प्रोटॉन. तो ऐसे बहुत सारे थे एसिड्स जो प्रोटॉन देते थे H प्लस नहीं देते थे, तो वो भी तो एसिड कैटेगरी में जाएगा ना. बट इन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया था. क्लियर? सो यू जस्ट रिमेंबर उनका स्टेटमेंट था डोनर एंड एक्सेप्टर. ठीक, राइट. थर्ड में इसी में ही लिखो, इसी में राइट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर in typical acid base reaction, in typical acid base reaction. ठीक है, हाँ अब समझा देता हूं मैं. Why I said this thing कि बहुत सारा बेसिस ऐसा होता है जो H प्लस नहीं. मान लो NaOH को तुम बेस मानते हो, NaO को भी तो बेस मानते हो, Na2O ऑल्दो उसमें H प्लस है नहीं, फिर मानते हो कि नहीं. हाँ, तो उसी हिसाब से लिखते हो. सपोज आई टेक एसिड, नॉर्मल एसिड HX प्लस बेस. नॉर्मल बेस मैंने एक चीज को मैं वैसे लेता हूँ जहाँ पे वैसे ना हो, खाली बी ले लिया. मान लो वो भी बेसिक है, होता है ना, और मतलब जो मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स तो सब बेसिक ही. तो HX प्लस बी अगर मैंने लिया, ऐसा हो सकता है. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, H कहाँ चला जाएगा, B के पास, तो BH हो जाएगा प्लस X माइनस. हो सकता है ना ऐसे. तो अभी देखो थोड़ा समझो, ये मेरे लिए क्या था, बेस था. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड. दिस इज नाउ कंसिडर्ड टू बी कॉन्जुगेट एसिड एंड इसको हम लोग क्या मानेंगे, कॉन्जुगेट बेस. उसका रीजन है, अब बोलोगे कि सर तो ऐसे ही बोल दिए, बट उसका रीजन है. कोई भी बेस के साथ अगर H प्लस आ जाता है, ऐड होता है, तो वो एसिड नहीं बनेगा. एसिड के पास क्या होना चाहिए, H प्लस एक्स्ट्रा होना चाहिए. एसिड के पास क्या होना चाहिए, H प्लस. अभी देखो ये सिर्फ B था, वहां पे BH हो गया, मतलब H प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, H प्लस तो उसके साथ आया ना. तो अगर H प्लस उसके साथ आ गया है तो ये एक एसिड होगा, क्योंकि इसको अकेले रखोगे तो वो H प्लस तो देगा ना. तो इसको इसलिए बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड. और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस. अगर इससे भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा मैं समझाता हूँ. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन में
कौन डोनर है H प्लस का? HX डोनेट्स H प्लस। जो डोनेट करता है ब्रॉन्स्टेड लॉ के हिसाब से वो क्या है? एसिड। हाँ, तो HX में भी क्या होगा? एसिड। B एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ, तो B एक्सेप्ट्स H प्लस, तो ये क्या हो गया? बेस। ठीक, अभी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए थोड़ा है। बैकवर्ड रिएक्शन में कौन डोनेट कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, BH। हाँ, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए BH डोनेट्स H प्लस। पीछे तरफ जब आएंगे BH ही ना दे रहा है, वो H प्लस किसको दे रहा है? X को, तो इसलिए वो HX बन रहा है। तो BH डोनेट्स, तो ये मेरे लिए क्या होगा? एसिड। एंड X एक्सेप्ट्स H प्लस, तो ये क्या होगा? बेस। तो बस लैंग्वेज चेंज किए, जहां पे HX एसिड था और X क्या बन रहा है? बेस, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया वो। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें एक बेसिक एलिमेंट देता हूं, सपोज तुम्हें कहीं पे भी एग्जाम में ऐसे दिया होगा NaO, इसका कॉन्जुगेट, मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं ना, मतलब लिख लो ऐसा AB है, बोलेगा कि फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, एसिड बनाना है उसको, तो उसके साथ एक एडिशनल क्या डाल देंगे हम लोग? बस खत्म, ABH। यही आंसर है। बोलेगा ना कोई भी एक चीज दे दिया होगा, राइट इट्स कॉन्जुगेट एसिड, तो क्या करना है? H प्लस डाल देना है। अगर बोल रहा है राइट इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो H प्लस हटा देना है। क्लियर या कोई डाउट? फटाफट लिखो। सी HCl प्लस H2O, ऑब्वियसली एसिड है, दिख रहा है, तो मैं A और इसको B लिख दिया, एसिड बेस। तो ऑब्वियसली एसिड को कॉन्जुगेट बेस बनना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड में लिखता हूँ, है ना। तो इससे अगर बेस बनाएंगे तो H प्लस को क्या करेंगे? रिमूव, तो बचेगा क्या? Cl माइनस। H प्लस किसके पास जाएगा? H2O के पास, क्या बनेगा? H3O प्लस। सही था? कितना पर? क्यों नहीं था? तुम्हारा भी नहीं था? सही। H प्लस खाली तो देना है उसको, एक से निकालो, एक से डोनेट एक्सेप्ट करवाओ, इजी है। सेकेंड, HSO4 माइनस, क्या दिख रहा है ये? एसिड, एमोनिया बेस है, चलो परफेक्ट। यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके पास आएगा, H प्लस निकल के यहाँ जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? NH3 था, NH4 प्लस नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग? यहाँ से H प्लस निकला तो अभी क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था। जैसे ही H प्लस निकलेगा और एक माइनस आएगा, क्योंकि न्यूट्रल होके रहता है ना, तो प्लस एक जनरेट होता है, एक माइनस भी जनरेट होता है, तो 2 माइनस होके SO4 2 माइनस। क्लियर? कितना हुआ? सही था। लेकिन वही 5-6 गई, पक्का क्यों नहीं? यहाँ पे मेन खेला है, दिख रहा है ये वापस ये बेस ही है, ये एसिड है। यहाँ से क्या चाहिए इसको? H प्लस। चलो एक पार्ट तो सब सही कर ही सकते थे, H3O प्लस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे H2O है, H2O से ही ना H प्लस आया होगा, अगर H प्लस गया तो बचेगा क्या? OH माइनस। तो कैसे लिखेंगे? Fe H2O, जो 6 था अभी कितना हो गया? 5 OH। OH का क्या रहेगा? माइनस भी एक आएगा, वो -3 प्लस के साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2 प्लस। ये था, ये कितना ने सही किया था? कोई नहीं, यही था जेई, ये था स्कूल। समझ गए? The one you don't do is a JEE question. You can try it. एक काम करना, कंप्यूटर में ऐप सॉफ्टवेयर कुछ भी डालना, मिक्स करना, 7-8 JEE लेना और 100 क्वेश्चन लेना। वो 100 में जो 7-8 नहीं होगा, तुम जान लेना JEE है कि नहीं, और वही होगा JEE। समझ गए? इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हमें क्या करना है? H प्लस क्या करना है? रिमूव करना है। बेस बनाना है तो H प्लस हटा देंगे, एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड करेंगे। तो H प्लस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? Cl माइनस, HSO4 माइनस, एक H चला गया, यहाँ पे एक H प्लस चला जाएगा तो क्या बचेगा? SO4, यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड करना है, तो NH4 प्लस, H प्लस ऐड किए, इसमें H3O प्लस, इसमें
RnH3 प्लस। समझ गए? लिखो। नेक्स्ट heading you give amphoteric substances. Amphoteric substances. Right, substances which can act as acid as well as base. Substances which can act as acid as well as base are known as amphoteric substances. Are known as amphoteric substances. Okay, so we are talking about amphoteric substances. Let me take HCl. मान लो HCl क्या एसिड है, उसके साथ मान लो H2O मैं ऐड करता हूं, तो क्या फॉर्म होता है? Cl माइनस प्लस H3O प्लस। बट अगर यहाँ पे आई एम टेकिंग एमोनिया प्लस H2O, ठीक है, एमोनिया प्लस H2O करूंगा तो यहां से भी H आएगा, तो क्या फॉर्म करता है? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। थोड़ा सा समझो, ये क्या था मेरे लिए? ये एसिड था और हमें पता है कि एमोनिया क्या होता है? बेस। तो डेफिनेटली ये जब एसिड है तो ये क्या एक्ट किया, और ये जब बेस है तो ये क्या एक्ट किया? तो कौन एम्फोटेरिक है? वाटर इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन है? वाटर। इट बिहेव्स एज बेस इन फ्रंट ऑफ एसिड, इट बिहेव्स लाइक एसिड इन फ्रंट ऑफ अ बेस। अब यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लाउरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड्स एंड बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड्स एंड बेसिस। इसमें फर्स्ट राइट बिट 1 मॉलिक्यूलर, ऐसे टेबल्स बना दो एक्चुअली, मॉलिक्यूलर एसिड बेसिस, ठीक है ना, बनाओ 3 टेबल, मॉलिक्यूलर एसिड बेसिस मीन्स लाइक दिस, मॉलिक्यूलर एसिड बेस ऐसे ऊपर देना है ना, एसिड बेस ऊपर देना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर दे सकते हो, कैटायनिक दे सकते हो, एनायनिक दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जांपल्स बोलूंगा, उसको लिखना है। मेक ए टेबल लाइक दिस, योर हेडिंग इज एसिड बेस, मॉलिक्यूलर, कैटायनिक, एनायनिक। ओके, मेक ए टेबल लाइक दिस। सो इन मॉलिक्यूलर एसिड में यू राइट द एग्जांपल्स HCl HNO3, HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, H3PO4, H2O, etc. H3PO4, H2O, etc. And basis में you write NH3, N2H4, amines, H2O, N2H4, ammonia, NH3, N2H4, amines, H2O, alcohols, ethers, etc. ठीक है, फिर कैटायनिक का लिखो NH एसिड्स में, ठीक है, NH4 प्लस, N2H5 प्लस। देखो जो सारे मॉलिक्यूलर बेस थे उसका कॉन्जुगेट एसिड सब अभी कैटायनिक में लिख रहे हैं, NH4 प्लस, N2H5 प्लस, ठीक है ना, N2H5 प्लस लिखना, 4 नहीं, PH4 प्लस फॉस्फीन के साथ, PH4 प्लस, Fe, फिर कर्व ब्रैकेट खोलो, H2O 6 हाँ, और Fe के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट और H2O 6 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, अभी जैसे लिखे थे ना इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाँ, 3 प्लस, फिर वैसे ही एल्यूमिनियम Al H2O 6, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे लिखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट 3 प्लस,
उसके बाद बेस में यू राइट FeH2O5 जो उसका प्रोडक्ट था क्या होगा Fe, हाँ Fe लाइक दिस H2O5 OH 2 plus like this, understood? हाँ comma next write AlH2O5 AlH2O5 फिर क्या आएगा OH स्क्वायर ब्रैकेट में 2 plus, क्लियर? नेक्स्ट एनायनिक में यू राइट HS माइनस देखो H2S में से H प्लस चला गया तो क्या बचा HS माइनस हाइड्रोजन सल्फेट है ना, हाँ कॉमा HSO3 माइनस कॉमा H2PO4 माइनस कॉमा HSO4 माइनस कॉमा HCO3 माइनस कॉमा HPO4 2 माइनस कॉमा एम्फोटेरिक एनायंस समझ गए? एम्फोटेरिक एनायंस कौन हो जाएगा OH माइनस वही सब, सही H प्लस वो सब एसिड में बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट इन बेस यू राइट Cl माइनस कॉमा Br माइनस कॉमा OH माइनस कॉमा Cn माइनस कॉमा CO3 2 माइनस कॉमा SO4 2 माइनस लिखे कॉमा HSO4 माइनस। अब सोच रहे हो कि HSO4 माइनस दोनों में कैसे आ रहा है ना? सोचो एसिड वाला जो केस है उसमें से H प्लस निकालोगे तो क्या आएगा SO4 2 माइनस और SHO4 माइनस के साथ अगर H प्लस ऐड करोगे तो क्या बनेगा H2SO4, दोनों तो बन सकता है ना, तो इसलिए HSO4 माइनस दोनों केस में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो भी किसके तरह है एम्फोटेरिक की तरह, जैसे HSO4 माइनस है प्लस H प्लस करो H2SO4 HSO4 माइनस है माइनस H प्लस भी कर दो तो क्या आएगा SO4 2 माइनस। इट कैन फॉर्म बोथ द थिंग्स राइट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन बोथ द सेट्स, ठीक? हाँ एसिड में भी आ रहा है बेस में भी आ रहा है, क्लियर? क्या तक थे CO3 2 माइनस SO4 2 माइनस NH2 माइनस कॉमा CH3CO माइनस और एम्फोटेरिक एनायंस कॉमा एम्फोटेरिक एनायंस CH3CO माइनस COH नहीं, हाँ एम्फोटेरिक एनायंस, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू गिव लेवाइस कॉन्सेप्ट। लिख तो दिए एनायंस ही तो बोल रहा था, तो कहता है एनायनिक नहीं एसिड और बेस मैंने बोला अलग अलग, तो कहता है नहीं लिखना, अरे एनायन है ना, दोनों तो एनायन ही रहेंगे ना। नेक्स्ट राइट लेवाइस कॉन्सेप्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, लेवाइस कॉन्सेप्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और लास्ट वाला क्या था ब्रॉन्स्टेड लवरी का, और क्या बोलते थे प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट और एल्स कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाँ सो लेवाइस कॉन्सेप्ट में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें लिखो एसिड इज अ मॉलिक्यूल हाइफन आयन इसके डेफिनेशन के हिसाब से, और ये गारंटी क्वेश्चन है आएगा ही आएगा इन योर टर्मिनल्स, कोई एक के हिसाब से डेफिनेशन पूछेगा। व्हाट इज एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड लवरी, व्हाट इज एसिड एज पर लेवाइस कॉन्सेप्ट, ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन आएगा, पक्का 2 मार्क रहेगा, ठीक है? ये 6 डेफिनेशन पढ़ के रहना आराम से 2 मार्क कंफर्म। व्हाट डिड यू राइट? एसिड इज अ मॉलिक्यूल स्लैश आयन which can accept an electron pair with the formation of coordinate bond अभी मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे, ओके आफ्टर दिस आई एक्सप्लेन, आई एम नॉट हैविंग स्पेस हियर। सो देखो व्हाट इज एक्चुअली लेवाइस एसिड, इट इज सेइंग इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो होता है लेवाइस एसिड जिसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा उसके तरफ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है जो भी होता है वो डोनर होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर ही दिया जाता है ना, याद आ रहा है या नहीं? जैसे एमोनिया होता है NH3 लोन पेयर होता है, कहीं पे H प्लस दिखा उसको, H प्लस क्या है प्रोटॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, H प्लस जब हुआ वो इलेक्ट्रॉन भी
चला गया, मतलब अभी उसके पास एक भी है क्या? नहीं। बट स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? डुप्लेट एटलीस्ट 2 चाहिए। तो तब क्या होता है, इसके पास नाइट्रोजन के पास देखो ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेटिस्फाइड है। तो ये बोलेगा मैं सेटिस्फाइड हूँ प्लस मेरे पास लोन पेयर भी है, तो मैं क्या करूंगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करूंगा फ्रॉम हियर टू हियर। तो अभी क्या हो जाएगा? n रहेगा, 3 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, ये लोन पेयर और नहीं दिखेगा, वो दोनों अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इस केस में क्या है ना, दोनों का दोनों यही दिया हुआ डोनर, इसलिए एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चल जाए कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है किसका? नाइट्रोजन का। ऑल्दो इट इज फॉर्मिंग का बॉन्ड, दोनों का दोनों नाइट्रोजन का है। एरो मार्क हम लोग कब नहीं देते? जब इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वी गिव अ नॉर्मल बॉन्ड, एरो नहीं होता, किसी का भी नहीं है, दोनों का एक एक। और यहाँ पे क्या रहेगा? H, और टोटल के ऊपर कहाँ आ जाएगा? प्लस। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो मार्क से 2 चीजें रिप्रेजेंट होती है, एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक होता है बैक बॉन्ड, वो मैं समझा देता हूँ। और एक होता है बैक बॉन्ड, बट बैक बॉन्ड इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बैक बॉन्ड इज सिग्निफाइड एज पाई बॉन्ड, इसको कंसीडर क्या करते हैं? पाई। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। बैक बॉन्ड कैसे होता है? जैसे मान लो BF3 है, क्या है? BF3। सोचो BF BF3, फ्लोरीन के पास तो है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ब्रोमीन के पास, सॉरी बोरोन के पास कितना था? 3। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। तो बोरोन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 2,3। सो एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का रहा, और फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना होता है? 7। तो 6 है, 7वां मिला के उसने बॉन्ड कर दिया। तो अभी फ्लोरीन क्या है? स्टेबल है कि नहीं है? है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी फ्लोरीन स्टेबल है, यहाँ पे भी फ्लोरीन स्टेबल है, बट बोरोन इज नॉट स्टेबल। बोरोन का कितना बन पाया? 1 2 3 4 5 6। तो बोरोन ऐसा केस में अनस्टेबल है। तो बोरोन को स्टेबलाइज करने के लिए फ्लोरीन क्या करता है ना, एक बैक बॉन्ड फॉर्म करता है, बोलता है भाई टेम्परेरी बॉन्ड है, तुझे बस सेटिस्फाई करने के लिए मैं अभी कर लूँगा, कोई आएगा तो हम अपना, कोई भी अटैक किया बाहर से तो मैं अपना विड्रॉ कर दूंगा, खाली परमानेंट अपने आप में खुश रखने के लिए, ठीक है। एंड इसमें कैसा होता है? बैक बॉन्ड होता है लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक मतलब समझते हो? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मान लो है p ऑर्बिटल्स में, मान लो होता है ना 1s2 1p2 सॉरी 1s2 2s2 2p2। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन p में है तो वो इसके भी p में ही आना पसंद करेंगे, कीपिंग इन माइंड इसका p खाली हो। अगर यहाँ d से आ रहे हैं तो इसका भी d में ही आना वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन p में नहीं घुसेगा, क्योंकि हो तो कैसा रहा है? साइडवेज ओवरलैपिंग ना। सो p कैन ओवरलैप विद p, d कैन ओवरलैप विद d, s कैन ओवरलैप विद s, बट s पाई नहीं करता, ये भी तो फैक्ट है ना। s नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड, एक ही ऑर्बिटल है, कहाँ करेगा? p के पास 3 है तो एक सिग्मा होने के बाद भी 2 पाई हो सकता है। d के पास 5 है तो पहला वाला हमेशा सिग्मा ही होता है, उसके बाद 4 तो पाई हो सकता है मैक्सिमम। सो क्या समझ में आया? यहाँ पे भी अभी ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे भी एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अभी कितना दिखा है? 1 2 3 4, ये 2 नहीं दिखाएंगे और एक ऐसे दिखा देंगे। तो अभी बोरोन का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? बैक बॉन्ड, और उसका नेम क्या होगा? 2p2p, 2p2p बैक बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p5। बोरोन का क्या था? 1s2 2s2 2p1, मतलब 2p1, p में 6 रह सकते हैं, बट कितना है इसका? एक ही है, तो खाली है कि नहीं? और ये भी जो दे रहा है p से ही ना दे रहा है, तो किसका क्या मतलब है? p से p के पास ही गया, तो 2p2p बैक बॉन्ड है। और हमेशा याद रखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है 2p2p इज स्ट्रॉन्गर देन 2p3p इज स्ट्रॉन्गर देन 2p4p। और अगर सेम का देखा जाएगा तो 2p2p इज स्ट्रॉन्गर देन 3p3p इज स्ट्रॉन्गर देन 4p4p। अगर लाइक में हो रहा है, ध्यान रखो कौन सा बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये स्ट्रेंथ एनालिसिस है, ठीक है। मैंने केमिकल के टाइम नहीं पढ़ाया था बैक बॉन्ड, तो अभी समझ लो क्या, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट राइट एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में यू राइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो ये उन्हीं को डोनेट कर सकते हो ना, जो डेफिशिएंट होगा उन्हीं को तो तुम डोनेट करोगे ना लोन पेयर। जो सफिशिएंट होगा क्यों दोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्हीं के साथ होता है जो डेफिशिएंट है, जिनके पास नहीं है। ठीक है, राइट BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स के केस में ये दो, BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। उसके बाद राइट कैटायंस। कैटायंस के केस में मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिखाया था, H+। एमोनिया डोनेट किया कि नहीं H+ को, तो H+, Fe2+, Na+, etc. After that, molecules with vacant orbitals. Molecules with vacant orbitals. SF4, PF3, SF4, PF3। अब देखो PF3 में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ होगा? 6, बट खाली और है ना फास्फोरस का, तो वहां पे भी हो सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पे भी यू कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्टेट है, फिर भी कैसे बॉन्ड बनेगा? देखो PF3 में फास्फोरस स्टेबल है, फास्फोरस का आउटर पोजीशन कितना रहता है? 5। 2 को रख दो, एक एक करके 3 बॉन्ड बनाओ, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर मिलाने से 8। बट वहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो स्यूडो ऑक्टेट होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दैट इज ऑल्सो स्टेबल। Pseudo octet कब फेवरेबल होता है? When you have vacant orbitals and you are getting electrons via a coordinate bond. In those case, pseudo octets are highly stable. समझ गए? Next, base. Right? A base is a molecule slash ion. A base is a molecule slash ion which has a pair of electrons. Which has a pair of electrons which can be donated, ठीक है। इसमें राइट एग्जांपल्स, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर जो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर, राइट एमोनिया NH3, PH3, H2O, CH3OH, CH3OH। ठीक है, उसके बाद एनायंस। एनायंस में यू कैन राइट OH-, H-, OH-, H-, NH2-। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो। तो ये तो समझ ही गया होगा ना, OH- में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, H- में हाइड्रोजन के पास है, एक था एक और आ गया, और CH3COH में भी है ऑक्सीजन के पास। क्लियर? स्यूडो ऑक्टेट मतलब अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होने के केस में भी, 12 में भी होता है। जैसे XCF4, XCF6 स्टेबल है कि नहीं है? XCF5 स्टेबल है कि नहीं है? तो ये सब स्यूडो ऑक्टेट का केस होता है। क्यों यहाँ हो सकता है स्यूडो ऑक्टेट स्टेबल? बिकॉज ऑफ 2-3 चीज होता है। लार्ज साइज ऑफ कौन सा बॉन्ड? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का लार्ज साइज है। वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसा अगर दोनों केस है तो वहां पे अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है आउटर मोस्ट में तो उसको क्या कहा जाएगा? स्टेबल। स्यूडो ऑक्टेट एंड स्टेबल, बट इवन होना चाहिए, ऑड मल्टीपल्स में नहीं होना चाहिए। 10, 12, 14 सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 14, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पहला लिखो बिट 1। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में लिखो बिट 1, मोलर कंसंट्रेशन स्लैश मोलारिटी ऑफ वाटर। मोलर कंसंट्रेशन स्लैश मोलारिटी ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट। तो स्पेस छोड़ दो, 3-4 लाइन छोड़ दो।
After that you write ionic product of water, bit 2. Ionic product of water. ठीक है. नेक्स्ट 3-4 लाइन छोड़ दो. नेक्स्ट राइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. ठीक. 3-4 लाइन छोड़ दो. नेक्स्ट राइट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है. एक एक पॉइंट बताओ. विल स्टडी अबाउट आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. हाँ पहला क्या था? मोलार कंसंट्रेशन और एल्स मोलारिटी. ठीक है ना. सो मोलार कंसंट्रेशन हमें पता है 1 लीटर वाटर का वेट कितना होता है? 1 kg. क्यों बताओ? डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 1 ग्राम पर cc. तो 1 ml का 1 ग्राम, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो उसमें 1000 ग्राम होगा, तो 1 kg. मोलारिटी कैसे पता करते हैं? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर का. तो 1 लीटर मान ही लेते हैं. चलो 1 लीटर पानी 1 लीटर है, तो 1 लीटर में मोल्स कितना होगा पता करना है. तो मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलार मास. ठीक है कि नहीं? तो गिवन मास 1 लीटर का मास हमें तो पता चल गया ना कितना है. तो गिवन मास कितना हो गया? 1 kg मतलब 1000 ग्राम. मोलार मास कितना होगा वाटर का? 18. H2O का 2 + 16 कितना हुआ? 18. तो 1000/18 दिस इज हाउ मच? 55.5. सो यहाँ पे मोल्स कितना डालेंगे? 55.5 मोल्स इन 1 लीटर वाटर. तो कितना हुआ? 55.5 मोलर. अंडरस्टूड? क्लियर या कोई डाउट? बेसिक मोलरिटी का फॉर्मूला तो वही था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. तो 1 लीटर में कितना ग्राम रहता है? 1000 ग्राम. तो गिवन मास 1000 ग्राम है, मोलार मास 18 है. तो गिवन में मोलर डालती है. पहला वैकेंसी फिल करो. दूसरा क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है. आर्हेनियस थ्योरी. आर्हेनियस थ्योरी क्लास 10 में भी जानते हो. आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? H2O डिसोसिएट्स टू फॉर्म H प्लस OH माइनस. ठीक है ना. H प्लस और OH माइनस आता है कि नहीं? तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? KW. दिस इज कॉल्ड व्हाट? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टूटने के बाद क्या बना? H प्लस और OH माइनस. दिस इज व्हाट? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. और इसका जो वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर. मतलब रूम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं? 25. उस टाइम पे 10⁻14 होता है. ये तुम्हें अगर डाउट होगा तो मैं ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन. pH प्लस POH कितना होता है? 14 नहीं होता था? तुम लोग बचपन में क्या करते थे? अगर कोई बोलता था कि pH है 5 तो कोई POH बोलता था तो क्या करते थे? 14 - 9 बोल देते थे ना. ये तो पता ही होगा सबको ही क्यों. pH प्लस POH. अगर pH कम है तो एसिडिक, pH ज्यादा है तो बेसिक. अंडरस्टैंडिंग ना. तो ये हमें पता था. pH का मतलब भी क्या होता है समझ लो. दैट इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. दैट इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. POH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस. ये होता है. तो इसके हिसाब से अभी समझो, यहाँ पे KW ऐसा अगर दिया है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो. एट रूम टेम्परेचर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल. वाटर इज न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक होता है.
न्यूट्रल अगर है तो जितना H प्लस है उतना ही ना OH माइनस होगा। रूम टेम्परेचर पे वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, तो जितना OH में H प्लस उतना ही OH माइनस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस की जगह में क्या लिख दो, H प्लस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो खाली H प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना H प्लस का स्क्वायर, तो खाली H प्लस का स्क्वायर उधर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 7, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा बाई 2, 14/2 कितना -7। अब देखो pH निकालते हैं, क्या था नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, pH वाज व्हाट नेगेटिव, ये फॉर्मूला होता है, P का मतलब है नेगेटिव लॉग। अगर P अंशुमान अगर लिख दूंगा तो क्या होगा उसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ अंशुमान। याद रखो P का मतलब है नेगेटिव लॉग, ठीक। तो pH मतलब नेगेटिव लॉग H प्लस, दिस इज व्हाट नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7। अब -7 जो पावर में रहता है वो कहाँ आ जाता है आगे, तो माइनस इंटू -7 कितना हो गया 7, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो दिस इज 7। तो रूम टेम्परेचर में pH 7 नहीं बोलते हो, न्यूट्रल चीज का pH कितना होता है, एसिडिक का 1 2 3 कुछ बोलते हो, बेसिक का 13 15, हाँ आउट ऑफ सिलेबस चल जाता है। विंटर में KFC हो क्या बोलते हो, WFC बोलते हैं, विंटर फ्राइड चिकन। हाँ तो pH इज व्हाट 7। तो ये थोड़ा सा आइडिया के लिए तुम लोग का मैंने बताया, ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के बारे में आएंगे अभी। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ pH। pH जो भी होता है, pOH क्या होता है पता चल गया, बट ये मेन है तुम्हें याद रखना है, बट ये सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये रहता है। अब कहाँ इनवैलिड होगा वो समझाता हूँ। ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ऑल ऑफ यू नो। ये वाटर को तोड़ना है तो हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तभी तो टूटता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो। बैटरी के अंदर पानी रहता है, उसको जब तुम करंट देते हो तभी तो वो H प्लस और OH माइनस आयंस में स्प्लिट होता है कि नहीं होता। सो दिस नीड्स एनर्जी, दिस मतलब क्या एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो इस केस में इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, इफ टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा 25 से ज्यादा करूंगा तो रिएक्शन को फेवर करेगा कि अगेंस्ट जाएगा, फेवर करेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज दैट इंप्लाइज इट फेवर्स द रिएक्शन। अगर रिएक्शन को फेवर किया मतलब KW क्या होगा, दैट इंप्लाइज KW इंक्रीजेस। KW अगर इंक्रीज करेगा तो अभी वो 10 टू द पावर -14 रहेगा क्या, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -13 या 12। देखो पावर नेगेटिव है, बढ़ेगा का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ना चाहिए ना इस टोटल का। दिशांत इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई गेस अंडरस्टैंडिंग। हाँ 10 टू द पावर -14 है 25 में, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है KW बढ़ना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -13 या -12, बिकॉज 10 टू द पावर -13 इज ग्रेटर देन KW इंक्रीजेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अप्रॉक्स अराउंड 10 टू द पावर -13 और 10 टू द पावर -12 अराउंड। इसका क्लियर मतलब है, अभी समझो थोड़ा, गर्म पानी में जब बहुत बार तुम लोग क्लास 10 में भी पढ़े होगे, वाटर वाज बॉइलिंग एट 100 डिग्री, एंट्रेंस में जो सर ओलंपियाड देते हो वाज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द pH ऑफ वाटर, ऑप्शन ए 7 होता है और 99% क्या 100% 7 करके आते हैं। पानी तो न्यूट्रल है, गर्म करने से क्या फर्क पड़ता है, 7 ही रहेगा। बट जब मैंने 100 को गर्म कर दिया, टेम्परेचर तो मैंने बढ़ा दिया, KW कितना हो गया 10 टू द पावर -12 के आसपास। तो अभी यही फॉर्मूला अगर करेंगे इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12, तो H प्लस कितना आएगा -6, pH कितना हो गया, हाँ तो ऑप्शन बी में होता है लेस देन 7। ऑप्शन बी में क्या होगा लेस देन 7। इन विंटर कोल्ड एरियाज में pH वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ग्रेटर देन 7, क्योंकि टेम्परेचर 25 से कम आ रहा है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो KW भी क्या होगा, घटेगा, मतलब 10 टू द पावर -14 की जगह -16 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -16 डालेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर -8 एंड pH विल बिकम 8। तो सिंपल लॉजिक में फैक्ट यहाँ लिख देंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस pH of water becomes less than 7
and if temperature decreases, pH of water becomes more than 7. याद रहेगा? तो pH of water is always 7. ऐसे लिखा होगा pH of neutral water is always 7. No, it depends on temperature. 25 डिग्री में 7 रहेगा. 25 से इधर उधर हुआ मतलब तुम्हारा pH भी इधर उधर होगा. क्लियर? सेकेंड गैप शायद इतना बड़ा नहीं छोड़े हो, बट छोड़ना चाहिए. 4-5 लाइन. थर्ड वन इज व्हाट? Degree of dissociation of water. 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 मतलब हमें अल्फा जानना. 100% तो नहीं करेगा आयनाइज जब तक एसिड नहीं डालते. तो बेसिक वाटर के लिए लिख रहे हैं. तो इट इनफॉर्म व्हाट? H plus OH minus. इनिशियली कितना था? 55.5. पता चला ना? 1 लीटर के लिए अगर देखें तो बेसिक कंसंट्रेशन 55.5 है. ये 0, ये 0. कुछ टाइम टी के बाद इक्विलिब्रियम में हमें ये दोनों पता है जरूर. कितना कितना है? 10 to the power minus 7 और ये भी 10 to the power minus 7. क्योंकि पता चला ना अभी लास्ट वाले केस में H plus concentration at equilibrium is how much? 10 to the power minus 7 and OH minus is also how much? And ionic product 10 to the power minus 40. 25 डिग्री पे. ठीक है? तुम्हें यहाँ ब्रैकेट नहीं डालना चाहिए. तो अभी देखो अगर ये दोनों फॉर्म हुए हैं तो यहाँ से भी कितना माइनस हुआ होगा? सही है गलत? एक यूनिट खत्म होगा तो ही ना एक यूनिट फॉर्म हुआ है. तो अगर ये 10 to the minus 7 10 to the minus 7 है तो यहाँ पे भी तो उतना ही खत्म हुआ होगा ना. यू नो केमिकल इक्विलिब्रियम हाउ इट डिसोसिएट्स. एक्सप्लेन टू यू. सो ये समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी का डाउट? क्लियर? ठीक. हमें पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. कौन सा डिसोसिएशन है? कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्फा इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल वॉल्यूम नहीं मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड. डिसोसिएट कौन हुआ है? जो माइनस किए हैं. हाँ. बाय इनिशियल मोल्स कौन है? हाँ. निकालो वैल्यू कितना आ रहा है. निकाल के बताओ कितना आ रहा है. So this value is coming somewhere around this 1.8 to 10 to the power minus 9. So this is the degree of dissociation. Remember for water this is the degree of dissociation. Direct question entrance में आता है. What is the degree of dissociation of water? 1.8 to 10 to the power minus 7 ऑप्शन ए में होगा क्योंकि वो अच्छा लगेगा देखने में. ये सी में होगा. ठीक है? तो सी तक जाना. What is the fourth one? बोलो. Dissociation or ionization constant of water. Dissociation or ionization constant of water. ठीक है? So as per Arrhenius, all of you know H2O gives to H plus OH minus. So dissociation constant of water अगर कभी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? H plus OH minus by H2O यही करेंगे ना. या कुछ और करोगे? यही करोगे. ठीक. तो अभी तुम्हें पता है इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं. इनिशियली 55.5 0 0. थोड़े टाइम के बाद 55.5 minus 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7. ये पता चला अभी. पुट इट हियर. तुम्हें पता है ये चीज को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? इज अप्रोक्सीमेटली 55.5 ओनली. क्यों बताओ? क्योंकि ये बहुत छोटा है. 10 to the power minus 7 मतलब 0.00000001. तो इतना छोटा वैल्यू माइनस करने से भी वो 55.5 ही रहेगा. समझ रहे हो ना? 55.5 minus 0.601 तो वही रहेगा ना. So what you can write here 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 और इसके जगह में क्या लिखेंगे? सिर्फ 55.5. तो solve this. This is coming somewhere around 10 to the power minus 16 1.8. समझ गया ना? ये तो minus 14 हो रहा है और into 100 by 100 करके we got this. So this is actually KH2O. But कभी भी अगर KW पूछता है
KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ H प्लस इंटू OH माइनस, जो आयन्स बने उन्हीं का, H2O नीचे नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान से, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, ये सारे 25 डिग्री में टेम्परेचर बदलेगा, एवरीथिंग विल चेंज। क्लियर? बट रिमेंबर इफ इट इज आस्किंग यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिस इज इट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये क्लियर। याद रखो 10 टू द माइनस 16 वाला फिगर, ठीक है।